बच्चों गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग रिवीजन करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फिर कल हम लोग फिर चलेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप का बाकी क्वेश्चन रेस्ट पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक दिन मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का रिवीजन करेंगे। फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो बीच बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करते चलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को एक रैपिड रिवीजन चलेंगे बच्चों हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया का रैपिड रिवीजन करेंगे। इंडिया का रैपिड रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत तेजी से पढ़ें और 2 वीडियोस 3 वीडियोस में पूरा इसका रिवीजन कर लें। और फिर हम लोग अल्टरनेट डे में आगे भी बढ़ते रहेंगे, अल्टरनेट डे में रिवीजन भी करते रहेंगे। मतलब हम लोगों का तरीका पढ़ाने का होगा अल्टरनेट डे में रिवीजन और अल्टरनेट डे में आगे बढ़ना। ठीक है बच्चों, 2-3 वीडियो में इसको हम रिवाइज करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया को, और रैपिड और वैसे क्या कहते हैं अल्टरनेट डे में आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो नेशनलिज्म इन यूरोप कल चलेगा, आज नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर परसों नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, 2-3 दिन में जब नेशनलिज्म इन इंडिया खत्म हो जाएगा तो फिर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ऐसे ही फिर आगे बढ़ते रहेंगे जब तक एग्जाम हमारे हाफ ईयरली नहीं हो जाते। तो बच्चों नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में मैंने बताया कि गांधी जी 2 अक्टूबर, गांधी जी के बारे में पढ़ना है तो तेजी से पढ़ना है। गांधी जी 2 अक्टूबर, तो बच्चों 2 अक्टूबर गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर में पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर से 1869 को पैदा हुए थे। कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। अब बच्चों मजाक की बात बताएं, एक दिन हम बैठे हुए थे तो एक लड़के ने कहा कि गांधी जी कब पैदा हुए? हम कहा 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताइए 1971 में क्या हुआ? तो हम कहा 1971 में तुमको नहीं पता क्या हुआ? तो उसने कहा गांधी जी 2 साल के नहीं हो गए थे क्या? समझ में आया? तो ऐसे बेहूदे क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है बच्चों वाले। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बच्चों कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए और फिर गांधी जी 1889 में, मैंने बताया कि 1889 में गांधी जी अपने मतलब हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। 1889 में हायर एजुकेशन के लिए बच्चों वो इंग्लैंड गए। 1889 में गांधी जी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए बच्चों? इंग्लैंड गए। 1889 में हम बता दें 1889 में ही 1889 में 14 नवंबर को बच्चों कौन पैदा हुए? जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए। जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए। और 1889 में ही बच्चों दुनिया का तानाशाह अडोल्फ हिटलर भी पैदा हुए थे। अडोल्फ हिटलर पैदा हुए। ठीक है, तो 1889 में गांधी जी अपना हायर स्टडी करने के लिए बच्चों कहाँ गए? इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1893 में वो लौट करके इंडिया आए। कब आए बच्चों? 1893 में वो लौट करके इंडिया आए। 1893 में अपनी हायर एजुकेशन मतलब एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही रिटर्न बैक टू इंडिया। इंडिया में रिटर्न बैक करने के बाद बच्चों फिर वो उन्होंने काठियावाड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोकल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो काठियावाड़ कोर्ट था उसमें जाकर उन्होंने बेटा एलएलबी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। बट उनकी एलएलबी बहुत अच्छी नहीं चलती थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी बेटी। लेकिन उसी समय 1893 में ही गांधी जी को मौका मिला साउथ अफ्रीका जाने का। 1893 में गांधी गॉट चांस टू गो टू द साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का केस हैंडल करने के लिए। ऐसा हम लोग पढ़ चुके थे, दादा अब्दुल्ला का केस हैंडल करने के लिए गए। दादा अब्दुल्ला की फैमिली कभी इंडिया की ही थी जो जाकर के साउथ अफ्रीका ले जाई गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, और जाके वहाँ परमानेंट सेटल हो गए थे। एंड हैज अर्न वेरी लार्ज प्रॉफिट, वेरी लार्ज प्रॉपर्टी। और उनकी फर्म को जबरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट छीनना चाहती थी, तभी क्या नाम से बच्चों उन्होंने केस दायर कर दिया था। और उसी का केस हैंडल करने के लिए वो चाहते थे कि इंडिया के कोई लायर्स आए। तो इंडिया के लायर्स का एक ग्रुप गया, उसमें से गांधी जी को एज ए केस राइटर के रूप में ले जाया गया बच्चों। और फिर वो केस राइटर के रूप में जाकर के उन्होंने केस राइटिंग किया। और आफ्टर दैट गांधी जी बेटा इंडिया लौट करके आए 1890। तो बच्चों जब केस हैंडल हो गया तो जब गांधी जी इंडिया लौटने वाले थे तभी मैंने बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया अकॉर्डिंग टू व्हिच एवरी इंडियंस हैव टू कीप द आइडेंटिटी कार्ड विद हिम एट ऑल टाइम। गांधी जी ने कहा कि इस लॉ का आपको अपोज करना चाहिए, लेकिन दे सेड दैट दे आर वर्कर्स एंड हाउ दे कैन आल्सो अपोज टू दिस लॉ। दैट्स व्हाई कि उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप रुक जाइए हमारे लिए केस हैंडल करिए। और गांधी जी इस तरीके से बच्चों कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन लगभग अपनी जिंदगी के 22 ईयर्स गांधी जी ने कहाँ पर क्या किया? साउथ अफ्रीका में। कितने साल तक? 22 ईयर्स गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बिताया। इसी वजह से गांधी जी का साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज है।
इसी वजह से नेल्सन मंडेला हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में, ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट व्हेन ही विजिटेड टू इंडिया, ही हैज अनाउंस्ड इन हिज स्पीच, ही सेड दैट यू हैव सेंट मिस्टर गांधी टू आवर कंट्री बट वी हैव रिटर्न बैक बाय कन्वर्टिंग हिम महात्मा, बाय चेंजिंग हिम महात्मा। हम जब आपने तो मिस्टर गांधी को हमारे देश में भेजा था, लेकिन हमने उन्हें महात्मा बना करके आपको वापस किया, ऐसा क्या कहते हैं हम लोगों ने पढ़ा था। क्या कहते हैं बेटे नेशनलिज्म क्या कहते हैं, ऐसा मैंने बताया था कि उन्होंने अपने स्पीच में जब इंडिया के विजिट में 1998 में आए थे, तब उन्होंने 1998 1999 के ही टाइम पे था, मुझे बहुत क्लियर याद नहीं है कि 98 में आए कि 99 में आए, बट इन हिज स्पीच ही हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट यू हैव टू सेंड मिस्टर गांधी टू आवर कंट्री बट वी हैव कन्वर्ट हिम, वी हैव चेंज हिम महात्मा एंड रिटर्न बैक टू यू महात्मा गांधी। तो इस तरीके से बच्चों गांधी जी लौट करके कब आए, जनवरी 1915 में आए। जनवरी 1915 में 1 जनवरी को कहा जाता है गांधी जी आए, जनवरी 1915 में इंडिया आए, लगभग 22 साल के बाद, 22 ईयर्स पास आउट करने के बाद गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया इन 8 जनवरी 1920 8 जनवरी 1915 में लौट करके इंडिया है। एंड आकर के उन्होंने बेटे कोई नेशन वाइड मूवमेंट नहीं चलाया, बिकॉज दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड जो बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड जो है वो 1914 टू 1918 तक है। 1914 टू 1918 का ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। इस वजह से गांधी जी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स किसी भी एंगल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कमजोर हों, इस वजह से वो गांधी जी लोगों से रिक्वेस्ट करके लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होइए और भर्ती होने के बाद क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स की मदद करिए ताकि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर जीते। तो बच्चों यहीं से आप लोगों का कोर्स स्टार्ट होता है कि गांधी जी जब रिटर्न बैक होकर के इंडिया आए और उन्होंने कोऑपरेट किया ब्रिटिशर्स को, और इसी वजह से उन्हें बेटे सर्जेंट की टाइटल भी दी गई थी। सर्जेंट एक ऑफिसर होता है मिलिट्री में जो he is responsible for appointing the new soldiers in the army, recruitment the new soldiers in the army, so that's why he is known as a sergeant। तो गांधी जी को सर्जेंट की भी टाइटल दी गई थी because he was promoting, he was motivating, he was advising, he was मतलब making ready to the Indians to participate in the British army, to join the British army। इसके लिए वो बच्चों प्रमोट कर रहे थे। हाँ बच्चों मैं बता दूं कि इस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं आपको पिछली बार शायद सत्याग्रह नहीं बताया था, तो आपको मैं सत्याग्रह बता दे रहा हूँ कि सत्याग्रह क्या था। सत्याग्रह बच्चों, अगर मैं सत्याग्रह का वर्ड मीनिंग बताऊं, सत्याग्रह का बात करूं तो सत्य का मतलब होता है बेटा, सत्य का मतलब होता है ट्रूथ। क्या होता है बेटा? ट्रूथ। आग्रह का मतलब होता है आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट। क्या होता है? रिक्वेस्ट। मतलब रिक्वेस्ट कहते हैं ना, रिक्वेस्ट आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ट्रूथ, रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ, सत्याग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ, मतलब जो सही है वह सही है। और रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पर बेटा कभी किसी एंगल से आप रिक्वेस्ट का मतलब ये मत समझना कि मोस्टली रिक्वेस्ट करने वाला बंदा कमजोर होता है, तो यहाँ बिल्कुल नहीं। रिक्वेस्ट मतलब ही इज रिजिड फॉर व्हाट एवर ही इज अंडरस्टैंडिंग, व्हाट एवर ही इज अडॉप्टिंग, एक्सेप्टिंग दैट इट इज ट्रू फॉर इट, ही इज कम्प्लीटली रिजिड। वो उसके लिए कम्प्लीटली रिजिड होता है, जिसको सही समझता है। ये नहीं कि बेटा सत्याग्रही को हम डरवा कहते हैं कि तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे और उसे ना मानना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सत्याग्रह का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी सच्चाई के लिए रिक्वेस्ट करना। बाकी सत्याग्रह का मतलब ये नहीं होता है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है तो डरता है इस वजह से रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। सत्याग्रही किसी से डरता नहीं है। सत्याग्रही मतलब ही इज रिजिड फॉर द ट्रूथ, वो ट्रूथ के लिए है, ट्रूथ के लिए वो अपने आप को बदल नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब ये होता है। और गांधी जी सत्याग्रह के बहुत ज्यादा पुजारी थे, और मैंने बताया था कि उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट ऑफ द सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने, वो किया था बच्चों साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में वो 22 साल तक अपनी जिंदगी में जिए थे और बहुत ढेर सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया था ढेर सारे केसेस में। उसके लिए उन्हें ढेर सारे कंडीशन को भी पेनलाइज होना पड़ा था। आई हैव टोल्ड यू दैट, कहा जाता है गांधी जी को एक झापड़ मारा गया तो दूसरा गाल उन्होंने आगे कर दिया था। वो सब अफ्रीका के एक्सीडेंट है। उन्हें ट्रेन से जब जबरदस्ती फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हुए भी धक्के मार के हटा दिया गया था और कहा गया था कि आप पीछे के थर्ड क्लास के डिब्बे में जाके बैठिए। तो ये सब इंसिडेंट जो हुए थे, होटल में उनको रुकने के लिए कमरा नहीं दिया गया था और ये कहा गया था ओनली व्हाइट पीपल्स आर अलाउड हियर। तो ये सारे, एंड ही हैज टू पास द वेरी बिटरली कोल्ड नाइट इन द स्टेशन, ऑन द स्टेशन। तो ये जो सारी घटनाएं दीज आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से बिलोंग नहीं करती है, सब साउथ अफ्रीका में गांधी जी को फेस करना पड़ा। और गांधी जी ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ को वहीं पर एक्सपेरिमेंट किए थे, और लौटने के बाद उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ इंडिया में किए, जिसमें बेटे 3 मोमेंट खासकर आपको याद रखने हैं।
ये तीनों मोमेंट आपको याद रखने हैं। पहला बच्चों उन लोगों का जो गांधी जी का मोमेंट हुआ 1916 में होता है, 1916 में, और 1916 में बच्चों कुछ लोगों का कहना है कि 1917 में हुआ। 1916 में चंपारण मोमेंट, क्या हुआ बच्चों? चंपारण मोमेंट, चंपारण मोमेंट हुआ बच्चों, चंपारण मोमेंट। तो कुछ लोग कहना है कि ये 1917 में बुक में देता है, बेटा 1916 से स्टार्ट हुआ और 1917 तक कंटिन्यू हुआ था। तो 1916 से स्टार्ट होकर के 1917 तक कंटिन्यू हुआ था। तो इस वजह से इसमें कंट्रोवर्सी मत लाइए, आपसे ये डेट पूछी नहीं जाएगी, अगर पूछी जाती है तो आप 1916 ही लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, सम बुक्स में 1917 भी देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक में 1916 देता है। तो गांधी जी जब बेटा जनवरी 1915 में लौट गया तो उन्होंने पहले बताया कि उन्होंने कोई बहुत बड़े मूवमेंट नहीं किया, नेशनल वाइड मूवमेंट करने की कोशिश नहीं किया। और उन्होंने, और एक बात बता दें बेटा, तब तक कांग्रेस में भी लीडर्स की कमी हो चुकी थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भी जेल से जो छूट आए थे 1914 में, लेकिन फिर भी उनमें वो मतलब वो स्पिरिट नहीं रह गई थी। 6 साल जेल से बिता करके निकले थे। और भी जो लोग थे बेटा वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, इन लोगों का दौर खत्म हो रहा था। तो इस वजह से गांधी जी एक स्पिरिट वाले लीडर्स के रूप में एंट्री करते हैं कांग्रेस में। और कांग्रेस में 1916 में उन्होंने चंपारण का मूवमेंट किया। चंपारण के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ पर मोस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स की बेटे क्या थी, इंडिगो की फैक्ट्रीज थी, इंडिगो की इंडस्ट्रीज थी। और उस इंडिगो इंडस्ट्रीज में क्या होता था कि दे हायर्स टू वर्क, मतलब वो ब्रिटिशर्स जो थे वो काम वहाँ पर क्या करते थे कि वहाँ के किसानों को जबरदस्ती प्रेशराइज करते थे। ब्रिटिशर्स वर प्रेशराइजिंग टू द फार्मर्स ऑफ द चंपारण दैट दे हैव टू ग्रो द इंडिगो प्लांटेशन बिकॉज इंडिगो वाज द रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज। तो इट वाज प्रेशर वाल्दो, तो जो वहाँ पर नियम था वो 3 कठिया रूल था। 3 कठिया का मतलब होता है 3/20 पार्ट। तो याद रखो 3 कठिया का मतलब होता है 3 कठिया का मतलब होता है, कठिया का मतलब होता है मिनिमम 3/20 पार्ट टू बी ग्रोन बाय द इंडिगो क्रॉप्स। लेकिन वहाँ पर बेटे अंग्रेज अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें भी ज़्यादा जितना भी चाहते थे उतना वहाँ के किसानों को प्रेशराइज करके उगाते थे बेटा, क्या इंडिगो का क्रॉप उगाते थे। So this was problematic things that in Champaran most of the indigo industries were situated in Champaran in eastern Bihar, and their Britishers were pressurizing to the farmers to grow the indigo crops because indigo crops was used as a raw material in their industry for making the indigo dye of for the color for the cloth टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो इस वजह से उनको बेटा प्रेशराइज किया जाता था। तो तब जाकर के गांधी मतलब प्रेशराइज किया जाता था और उनसे कहा गया नियम के साथ 3/20 पार्ट में अपने टोटल प्लॉट लैंड का 3/20 पार्ट में उन्हें उगाना होता था इंडिगो की क्रॉप। लेकिन बच्चों उनको जबरदस्ती प्रेशराइज करके बहुत बड़े उनके लोग पूरे एरिया में भी जबरदस्ती उगा सकते थे, जबकि फार्मर्स वर नॉट एग्री, दे वर नॉट सपोर्टिंग, दे वर नॉट एग्री टू ग्रो द इंडिगो क्रॉप बिकॉज इट वाज टेकिंग मच मोर टाइम। 1 साल का पूरा टाइम लेती थी। और इसके बाद इट वाज मेकिंग द अनफर्टाइल टू द सॉइल को अनफर्टाइल भी करती थी। और इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, फार्मर्स वर नॉट गेटिंग द प्रॉपर प्राइसेस ऑफ द इंडिगो की प्रॉपर प्राइसेस भी फार्मर को नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि बेटा फार्मर्स को लोग जबरदस्ती एक एडवांस दे करके उनकी क्रॉप को हायरअप कर देते थे। बिकॉज ऑफ द मोनोपोली राइट, ब्रिटिशर्स का राज था, कोई उनको अपोज कर नहीं सकता था। इस वजह से बेटे उनको जबरदस्ती वो क्या कहते हैं उनकी फसल को हायरअप कर लेते थे। इस वजह से फार्मर्स ऑफ चंपारण वर नॉट एग्री टू ग्रो द इंडिगो क्रॉप, एंड जबकि ब्रिटिशर्स के प्रेशर की वजह से उन्हें उगाना पड़ता था क्योंकि उन्हीं का राज्य था। तो इस वजह से उन्हें दे हैव टू ग्रो। गांधी जी को जब बात पता चली, गांधी जी बेटे जब लखनऊ के सेशन में 1914 या 15 के लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ और उस सेशन में जब गांधी जी मीटिंग करने आए तो वहीं पर बेटे एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक इंसान है। रामकुमार की राजकुमार बेटे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बार बार मैं इस चीज़ को कंफ्यूज कर जाता हूँ। तो राजकुमार शुक्ल आए बेटे, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के स्पीच को सुना और उनको गांधी जी के स्पीच में काफ़ी स्पिरिट समझ में आई। तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यहाँ आइए, और हमारे वो एक जमींदार टाइप के इंसान थे। तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ किसानों का दर्द देखिए करके, इंडिगो प्लांटेशन की कंडीशन आके देखिए, इंडिगो को किस तरीके से ब्रिटिशर्स लोग जबरदस्ती प्रेशराइज करके हमारे फार्मर से जबरदस्ती इंडिगो की क्रॉप उगवाते हैं, जबकि इन फार्मर किसी भी हाल में इंडिगो की क्रॉप को नहीं उगाना चाहते। गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, गांधी जी बेटा भूल गया, लेकिन राजकुमार जी उनके पीछे पड़े रहे। उनसे कहा कि आपको आना ही पड़ेगा, यू हैव टू सी द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ द चंपारण। इस तरीके से बेटे राजकुमार शुक्ल के इन्विटेशन में गांधी जी चंपारण पहुंचे। और जब चंपारण पहुंचे बच्चे तो उन्होंने कंडीशन देखी फार्मर्स की, तो बहुत बैड कंडीशन थी। गांधी जी ने आकर के तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटे इसकी जांच करने के लिए तुरंत एक कमेटी बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं इंडिगो आयोग कहते हैं, नील आयोग कहते हैं। इंडिगो की कमेटी बनाई गई और इंडिगो जिसे नील आयोग के नाम से जाना जाता है।
जिसे बच्चों नील आयोग के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से गांधी जी को, ये गांधी जी से कहा गया कि गांधी जी को भी बेटा नील आयोग का एक मेंबर बनाया गया। गांधी वाज आल्सो अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ द नील आयोग का मेंबर गांधी जी को भी बनाया गया। और इस तरीके से गांधी जी ने जाकर के बेटे जांच कराई। जांच कराने के बाद तो इसका बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया गया कि इंडिगो प्लांटेशन इज नॉट बेनिफिशियल, इज नॉट इन द फेवर ऑफ द फार्मर। जब बेटे गांधी जी ने आप इसका अपोज किया तो बच्चों इस तरीके से गांधी जी के अपोज की वजह से। और एक बात मैं आपको बता दूं, अंग्रेज बहुत आसानी से इसको मान भी गए और उसका दो रीजन थे। एक तो गांधी जी बेटे, गांधी जी को अंग्रेज नाराज नहीं करना चाहते थे। गांधी जी को तो अंग्रेज नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि गांधी वाज वेरी मच सपोर्टिंग टू द फार्मर्स ऑफ द टू द ब्रिटिशर्स इन द ज्वाइनिंग ऑफ इन द अपॉइंटिंग द आर्मी। तो इस वजह से गांधी जी बिल्कुल नहीं मतलब गांधी जी को नाराज नहीं करना चाहते थे। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि गांधी जी को ना नाराज करने का दूसरा एक रीज़न ये भी था कि अंग्रेज बहुत ईजिली, बहुत सिंपली इस बात को मान गए। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि अंग्रेज़ों ने बेटा, अंग्रेज़ों को, क्योंकि तब तक जर्मनी में केमिकल से नील और इंडिगो बनाने का फार्मूला खोज लिया गया और केमिकल से नील बनाया जाने लगा। केमिकल से जाकर के बच्चों नील का फॉर्मेशन किया जाने लगा। तो जब केमिकल से नील का फॉर्मेशन किया जाने लगा तो क्या कहते हैं, और ये ज़्यादा बेटर क्वालिटी की नील थी रादर देन जो क्रॉप से बनाई जाती थी, उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी की जो केमिकल से बनाई जाने वाली नील थी वो दैट वाज मोर बेटर दैन द क्रॉप के कंपेरेटिवली दैट वाज मोर बेटर। तो इस वजह से बच्चों क्रॉप मोर बेटर होने की वजह से अंग्रेजों ने बहुत ईजिली, बहुत सिंपली गांधी जी के डिमांड को मान लिया। और इस तरीके से गांधी जी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहली विक्ट्री इंडिया में मिली, दैट वाज द चंपारण। तो ये बेटा आपको मैथ में भी पूछा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मैथ। मैथ में हमेशा क्वेश्चन आया करता है कि व्हाट वाज द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन, या ठीक है अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन। अगर इंडिगो की बात करता है तो इंडिगो की बात पूरी गांधी की लाइफ में एक ही जगह की हुई थी, वो था चंपारण। तो बच्चों आपको चंपारण बिहार में इसे शो करना है। मैथ में भी, मैथ तो ये दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैथ सेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैथ सेक्शन के लिए भी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैथ सेक्शन। तो इसके बाद देखिए गांधी जी का पहला मूवमेंट था। दूसरा मूवमेंट गांधी जी को जो स्टार्ट हुआ, गांधी जी का जो दूसरा मूवमेंट हुआ वो बच्चों खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का हुआ। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बात थी। और गुजरात बच्चों गुजरात की बात थी। गुजरात में पिछले 3 ईयर से देयर वाज नो रेन। 3 ईयर से कोई रेन नहीं हो रही थी। देयर वाज नो रेन प्रीवियस 3 ईयर इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बेटे इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट देयर वाज नो रेन प्रीवियस 3 ईयर्स, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये दिस इज खेड़ा की बात कर रहे हैं। खेड़ा बेटा गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर पिछले 3 सालों से कोई बारिश नहीं हुई थी। देयर वाज नो रेन प्रीवियस 3 ईयर्स, बट बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी मच रिजिड टू कलेक्ट द लैंड टैक्स या रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिजिड थी कि हमें रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट ही करना है। तो इस वजह से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महात्मा गांधी को जब पता चला तो गांधी जी गए और वहाँ पर उन्होंने अपोज किया जाकर के कि आप जब देयर इज नो रेन प्रीवियस 3 ईयर्स तो हाउ फार्मर्स कैन आल्सो पे द टैक्सेस। तो गांधी जी के अपोज करने पर बेटे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिडन ऑर्डर वहाँ पर पहुँचा कि इसका मतलब जो वही फार्मर से आप क्या कहते हैं टैक्स, लैंड टैक्स कलेक्ट करिए, हु कैन पे इट इजिली, हु कैन पे इट सिंपली, इजिली कर सकता है। द फार्मर्स हु कैन नॉट पे इट शुड नॉट बी कलेक्टेड द टैक्स, उससे टैक्स ना लिया जाए। तो इस तरीके से ये सेकेंड मूवमेंट गांधी जी का था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट या फार्मर, केवल फार्मर की बात करता है तो आपको खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को दिखाना है। विच वाज स्टार्टेड इन 1917 में स्टार्ट हुआ था। 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन द सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स टू अपोज द लैंड टैक्स यानी रेवेन्यू। तीसरा मूवमेंट गांधी जी का बेटे जो स्टार्ट हुआ वो अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ। तीसरा मूवमेंट अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ। अहमदाबाद भी गुजरात में ही है। और गुजरात में क्या हुआ कि ये अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए हुआ। कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द सपोर्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए हुआ। कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स तो मैंने बताया था बेटे कि
बच्चों क्या हुआ कि खेड़ा गुजरात का, अहमदाबाद गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। गुजरात में क्या हुआ बेटा, प्लेग फैल हो गया 1918 में। 1918 में ये मूवमेंट चला था। कब चला था बच्चों? 1918 में। 1918 में मोमेंट में उस समय क्या हुआ कि बेटा खेड़ा में प्लेग फैल गया एंड प्लेग की वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि अब हम लोगों का पेमेंट बढ़ाया जाए, बिकॉज दिस पेमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अस। ये पेमेंट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है और इस पेमेंट के थ्रू हमें मुश्किल से हम ब्रेड एंड बटर की व्यवस्था कर पाते हैं। हाउ वी कैन ऑल्सो फेस द सिचुएशन ऑफ द प्लेग। तो इस वजह से हमारे पेमेंट को इंक्रीज किया जाए, हमारे पेमेंट को इंक्रीमेंट दिया जाए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू इंक्रीज द पेमेंट। तो इस तरीके से गांधी जी ने जाकर के बेटे पहली बार फार्मर्स को जो वर्कर्स थे, कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर थे, उनका बेटा सपोर्ट किया जाकर के और ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया कि फार्मर्स को आप वर्कर्स को आप इंक्रीमेंट दीजिए। बच्चों इसको हम अभी थोड़ी अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों।